नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। तो आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक लॉन्च किया गया है खानजीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो टोटल आपका 40 यानी कि आपका 40 सेट आपका रिकमेंड किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो 20 आपका टोटल आपका सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपका 20 जो है न्यू आपका टेस्ट सीरीज के रूप में आपका प्रोवाइड किया गया है। साथ ही इसके पहले ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो वॉल्यूम 1 आपका प्रोवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत क्या है कि आपका ऑलरेडी आपका 10 ही आपका सेट आपको प्रोवाइड किया गया था, प्लस आपका कुछ आपका सॉल्व पेपर दिया गया था जो कि आपका प्रीवियस था। तो उस समय क्या है कि जो भी एग्जाम आपका ऑल ओवर आपका कंडक्ट हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, इसके पहले देखेंगे तो जो भी आपका था ये आपका क्या था कि 12th का समकक्ष आपका कंडक्ट कराए गए थे। इसके अलावा लेटेस्ट में भी जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिस प्रकार से आपका सिलेबस में चेंजिंग हुआ है, तो ये जो है आपका अक्टूबर में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसके पैटर्न जो है आपके अक्टूबर में क्लियर हुआ कि किस लेवल से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अभी आपका लेटेस्ट में आपका बुक प्रिपेयर किया गया है, इसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जिसका कि सेट नंबर 4 को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी देखेंगे तो जो नए कैंडिडेट है सेट नंबर आपको 3 तक क्लास अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, बाकी टेस्ट वगैरह को लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे। और लेटेस्ट में भी आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में भी आपका टेस्ट सीरीज गाइडेंस बैच को लॉन्च किया गया है। इसको भी कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे क्या चीज़ें आपको अचीवमेंट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फाइनली साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो है सेशन आपका कंटिन्यू होता है। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट क्या है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो भी आपका गाइडेंस बैच आपका लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये जुलाई में ही आपका बैच आपका लॉन्च किया गया था, जब आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम शेड्यूल्ड आपका रिलीज किया गया था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो पुनः आपका एग्जाम कैंसिल होने के कारण से री एग्जाम के लिए जो भी आपका क्लास अपडेट किया गया है, इसमें अगर देखेंगे तो जो पुराने कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें आपका ऐड है वही सिर्फ इस क्लास को कर पा रहे हैं, जिसके कारण से क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो है कॉल SMS कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड कर दूं कि देखिए वही जो भी आपका चीज़ें अभी आपका अपडेट किया गया है रिसेंटली आपका, उसी को क्या है कि गाइडेंस बैच आपका नाम दिया गया है। और गाइडेंस बैच के अंतर्गत अगर देखेंगे तो ऑल ओवर आपका क्या है कि न्यू आपका टेस्ट आपका सीरीज को शुरू किया गया है। पहले ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को समझिए कि जो न्यू आपका टेस्ट सीरीज आपका शुरू किया गया है, यहाँ पर कम से कम आपका 20 से आपका 25 सेट आपका चलेगा, विथ आपका डिस्कशन के साथ आपका चलेगा, जिसमें कि 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है टेस्ट के अंतर्गत से ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा जो है आपका रिकमेंड किया गया है। तो साथियों जो भी कैंडिडेट क्या है कि इस ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना चाहते हैं, जिसमें कि फाइनली आप देखेंगे तो गाइडेंस बैच का आपका ऑलरेडी आपका जितने भी क्लासेस आपके हो चुके हैं, ये सारा कुछ आपका ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो चाहो तो यहाँ से आपको क्या है कि वीडियो क्लासेस, जैसे कि आप देखेंगे तो रोशन आनंद और जो है बिट्टू झा सर के द्वारा जो है आपको रिकमेंड किया जा रहा है, वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको फाइनली आपको इंक्वायरी लेना है और फाइनली आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिए जाओगे। इसका फी जो आपका रखा गया है ये 99 आपका रखा गया है। या तो आप डायरेक्टली पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको डालना है, या तो फिर आप डायरेक्टली जो है इसको इंक्वायरी लेंगे, फाइनली आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिए जाओगे। इसके अंतर्गत क्या है कि ऑल ओवर अभी रिसेंटली जितनी भी आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है, न्यू एडिशन आपका कुछ छात्र का क्वेरीज भी रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि जैसे कि अभी रिसेंटली आपका खानजीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से भी आपका 40 सेट आपका प्रोवाइड किया गया है वॉल्यूम 2 करके आपका। इसके अंतर्गत 20 आपका लेटेस्ट अभी आपका सेट प्रोवाइड किया गया और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म आपको हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी आपका डिस्कशन दिया गया है जस्ट अभी आप देखेंगे तो आपका नीचे दिया गया है, ये आपका सेट आपका है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो डिस्कशन जो दिया गया है ये आपका काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है। तो डिस्कशन आप आराम से इसको जो है बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है कि ऑलरेडी जो वॉल्यूम आपका 1 है वो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ग्रुप के अंतर्गत ऑलरेडी जितनी भी आपका बुक है मार्केट में, इन सभी का आप अचीवमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जितनी भी आपका टेस्ट आपके चलाए जा रहे हैं, ये आपका ऑलरेडी सारा कुछ आपको डाल दिया गया है और टेस्ट आपका नोट तक डाल दिया गया है। तो आप लोग जाकर के लगाएंगे और PDF जितनी भी आपका क्लास नोट्स है इसका आंसर आपको हिट करके दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका क्लास नोट्स है इसको चाहो तो आप पेज बाय पेज निकलवा सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट में आपका साइबर कैफ वाला है। तो जैसे अभी आपको कंफर्ट फील हो ऐसे आप करेंगे, ठीक है। बाकी सारा कुछ गाइडलाइंस के तहत चलता है। तो जो नए कैंडिडेट है वो भी इसके अंतर्गत ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में जाएंगे तो जो अभी आपका 21 आपका 1000 और प्लस अगर ऑनलाइन में अगर देखेंगे तो आपका 999 यानी कि आपका 999 का आपका कोर्स है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो, या फिर फाइनली आप जो है 99 के अंतर्गत आप ऐड हो सकते हैं। तो फाइनली आप इंक्वायरी लेंगे। अब मुझे लगता है कि किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होने चाहिए। तो साथियों आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में कहा जा रहा है कि किस नेता ने नेतृत्व किया था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेनली अगर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और ये आपका 1942 में दिया गया था। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चूनाराम महतो ने किया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है जिसे आपको याद रखना है कि अंग्रेजों ने भारत
से भगाने के लिए अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। अगर साथियों बात करेंगे करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये सभी पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन का झारखंड में चुनाराम महतो ने जो है नेतृत्व किया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में कहा जा रहा है कि जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। कहा जा रहा है कि 24 तीर्थकरों में से पहले तीर्थकर कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करेंगे 24 तीर्थकरों में से 24वां अगर तीर्थकर की बात करेंगे तो साथियों याद रखेंगे आपका स्वामी महावीर थे। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे कि 24वें तीर्थकर 24 तीर्थकरों में से पहले तीर्थकर कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है। तो प्रश्न को आप सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुछ आपका पॉइंट दिया गया है जिसे याद रखना है कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कहा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम कहा जा रहा है कि तीर्थंकर ऋषभ देव थे या आदित्यनाथ थे, परंतु 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुतुबउद्दीन ऐबक कहा जा रहा है कि किस राजवंश का संस्थापक था। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जैसे कि अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कहा जा रहा है कि जो है आपका 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। इस वंश का कुतुबउद्दीन ऐबक ने शासक था, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के जो आपका 1210 ईस्वी तक था। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। हालांकि यहाँ से पॉइंट जितनी भी आपको दिया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा इसको मैं आपको कवर कराते चलूँगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो साथियों अगर बात करेंगे दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, तो ये आपका जो है आराम शाह को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, कई बार हमारा प्रश्न जो रिपीट किया जाता है 1857 को क्रांति को लेकर के, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए 1857 अगर क्रांति की बात करेंगे, और जितने भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका कवर किया गया रहता है। तो साथियों देखेंगे तो 1857 की क्रांति जो है आपका मेरठ के उत्तर प्रदेश से आपका शुरू हुआ था। और 1857 की क्रांति की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कानपुर से नेतृत्व जो किया था नाना साहेब ने किया था। इसके अलावा तात्या टोबे ने किया था। देखिए 1857 की क्रांति की अगर साथियों बात किया जाए तो सबसे पहले इसे दबाने का प्रयास दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसका कुछ आपका महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर्ता जो है कुतुबउद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो है कर्ता कुतुबउद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो साथियों याद रखेंगे कुतुबउद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। जो भी पॉइंट दिया गया है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था, तो कुतुबउद्दीन ऐबक था, जिसकी प्रथम राजधानी लाहौर को बनाया गया था। उसके बाद राजधानी दिल्ली जो है बनाया गया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि 1913 से 14 में हुए कहा जा रहा है कि तना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। देखिए आप डायरेक्टली याद रखो कि तना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जतरा भगत। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर साथियों बात करेंगे तो दिया गया है कि तना भगत आंदोलन 1913 से 14 ईस्वी में छोटा नागपुर में उराव जो है आदिवासी के मध्य हुआ, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ कहा जा रहा है कि व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। साथियों अगर चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड से आपका शुरू किया गया था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था आपका पेड़ बचाव को लेकर के। तो अगर हम बात करेंगे और देखिए याद रखेंगे कि जो चिपको आंदोलन है ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। ये साथियों कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ था, इसका इनिशिएटेड जो है आपका प्लेस क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका उत्तराखंड है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था पेड़ को बचाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली। चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन जो है शुरू किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला कुछ पॉइंट दिया गया है कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन पेड़ से अर्थात पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। यह आंदोलन 1970 के दशक में चमोली जी ने यानी 1917 में उत्तर प्रदेश में व वर्तमान में उत्तराखंड में शुरू हुआ है। देखिए जो उत्तराखंड है ये आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न देखिए आपके सामने दिया गया है और प्रश्न में हमारा यहाँ पर दिया गया है
और देखिए इसका कहा जा रहा है कि और इस आंदोलन का सामान्य जीविका पुरस्कार से वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया था। अगला साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। और देखिए इस बुक का ऑलरेडी आपका जो है PDF आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, तो जो कैंडिडेट ऐड नहीं है तो आप सब लोग इसके अंतर्गत ऐड हो जाएंगे ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारे मटेरियल्स को अचीवमेंट करके रिवीजन कर पाएँ। तो साथियों कहा जा रहा है कि ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग राजवंश, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। ओडिशा राज्य में स्थित सूर्य मंदिर जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से प्रश्न ऑलरेडी आपका पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस स्टेट के अंतर्गत है, तो ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। जबकि साथियों बात करेंगे इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के नरसिंह देव नामक शासक ने करवाया था। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो है आपका 1984 में आपका शामिल किया गया है। साथियों प्रश्न आप याद रखेंगे जो हमारा यूनेस्को होता है UNESCO, यूनेस्को का कई बार आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगर बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के अंतर्गत कब शामिल किया गया है, तो 1984 के अंतर्गत किया गया है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ आपका पॉइंट दिया गया है, जैसे कि अगर बात करेंगे तो शिवाजी का छोटा बेटा राजा राम है जिसका जन्म जो है आपका सोयराबाई से हुआ था, जो कहा जा रहा है कि तीसरे छत्रपति बने थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी कहा जा रहा है कि लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने किया था। साथियों अगर प्रीवियस ईयर की अगर बात किया जाए तो ये प्रश्न आपके कई बार रिपीट किया गया है, तो आप सभी लोग माइंड कंस्टिट्यूट करके सारे प्रश्न को प्रिपेयर करेंगे। कहा जा रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी कहा जा रहा है कि कूटपात की संकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने किया था। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराम राजगुरु, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अफशाक उल्लाह खान। देखिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए काकोरी रेलगाड़ी कूटपात की अगर बात करेंगे साथियों संकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपका अशफाक उल्लाह खां आपका हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कई बार आपके डेट पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे काकोरी रेलगाड़ी कूटपात की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसकी संकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और आपका जो है अशफाक उल्लाह खां ने किया था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। मेनली आपको याद रखना है कि काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था ट्रेन डकैती, ये आपका कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, और देखिए लाइव क्लास को लेकर के काफ़ी सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं। तो लाइव क्लास देखिए आपका 1-2 दिन से आपका क्लोज कर दिया गया है, तो काफ़ी जल्दी हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। तो ठीक है, तो जितनी भी आपका नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है, इसको फिलहाल आप सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे। कल से संभवतः आपका लाइव क्लास आपका शुरू कर दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारी चीज़ों को फिर से जो है रिवीजन कर पाए। तो बाकी थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, काफ़ी जल्दी हम लोग जो है फिर से शुरू करने वाले हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारी चीज़ों का जो है कर पाएँ क्लियर। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस शहर में हीरा कहा जा रहा है कि तराखने का कार्य प्रमुख उद्योग है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। ध्यान रखेंगे, भारत के किस शहर में हीरा तराखने का कार्य प्रमुख उद्योग है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पन्ना, जो कि भोपाल के अंतर्गत पड़ता है, हीरा तराखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि हीरा सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंतर्गत मिलता है, तो MP के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, जबकि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। जबकि साथियों अगर बात किया जाए कि हम लोग जिस मंडल में निवास करते हैं, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, समताप मंडल। ताप मंडल की अगर दोस्तों बात करेंगे, ताप मंडल देखिए आपका क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे आयन मंडल की अगर बात करेंगे तो रेडियो कम्युनिकेशन को आपका आयन मंडल के अंदर छोड़ा जाता है, क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं। ताप मंडल आपका कोई आपका जो है ये आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं, कोई खास नहीं है। ताप मंडल में आप खुद से इसको जो है समझ सकते हैं कि ताप मंडल जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह को लेकर के आपका जो है एक समताप मंडल के रूप में आपके रहते हैं, तो इसे आपका ताप मंडल ले सकते हैं।
समताप मंडल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो जो वायुयान है, एयरलाइंस है आपके, ये समताप मंडल के अंतर्गत आपके उड़ते हैं। तो कई बार हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि जो एयरलाइंस है, ये अगर बात करेंगे हम लोग हवाई जहाज यानी एरोप्लेन है, ये कहाँ पर आपके उड़ते हैं, तो समताप मंडल के अंतर्गत। तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वायुमंडल की आयनमंडल परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल की परत में अवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। दोस्तों आप देखेंगे तो ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में कवर कराया है और इसलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ, चूंकि आप देखेंगे तो लगभग प्रश्न मैंने कवर करा दिया है। अब बिल्कुल आपका 70+ आपका स्कोर आपके होने चाहिए, क्योंकि जितने भी मैंने मटेरियल्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये सभी अगर देखेंगे तो ऑलरेडी आपका क्या है कि नोट से ही आपका आएगा, जितनी भी आप सेट लगा लो। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो आप सभी लोग जाकर के PDF निकलवाइए, सारा कुछ आपका ग्रुप के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। और किसी भी एक संस्थान को पकड़िए जो आपको बेस्ट लगता है, तो यहाँ से पकड़ करके अगर एक संस्थान को आप पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है इंप्रूवमेंट आपका बेहतर होगा। तो बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए जाना जाता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किस जिला के अंतर्गत होता है, तो किशनगंज के अंतर्गत। सबसे अगर कम बारिश की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा गया। तो कई बार हमारा प्रश्न आता है कि सूखा प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये आपके गया को कहा जाता है। अगर बात करेंगे कि जूट का उत्पादन बिहार के अंतर्गत किस जिला के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किया जाता है, पूर्णिया के अंतर्गत किया जाता है। जबकि सिल्क के उत्पादन की अगर बात करेंगे कि सिल्क यानी कि सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार के अंतर्गत किस जिला के अंतर्गत किया जाता है, तो ये भागलपुर के अंतर्गत किया जाता है। जबकि ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत बात करेंगे कि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो असम के अंतर्गत किया जाता है। और चाय का जन्मभूमि ये आपके असम को माने जाते हैं। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग कि ऑल ओवर भारत में अगर बात किया जाए कि सबसे कम बारिश कहाँ पर होता है, तो ये लेह में होता है। जबकि सबसे अधिक बारिश की बात करेंगे तो ये आपका गारो खासी और जयंतिया के अंतर्गत होता है, जो कि आपके मानसी राम के अंतर्गत आता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जितने भी पॉइंट मैंने कवर कराया है ये सभी प्रश्न ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है, तो इन सभी पॉइंट को आप क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा कुछ नेक्स्ट यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है कि बिहार में किशनगंज जिला चाय के लिए उपयुक्त है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। बिहार में कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये आपके कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जामनगर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना क्या है, तो ये आपका हो जाएगा डिगबोई। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए कुछ आपका फैक्ट दिया गया है जो कि आपको कवर करने हैं। गुजरात के जामनगर में स्थित तेल शोधक कारखाना दुनिया की सबसे बड़ी तेल शोधक रिफाइनरी है, जिसकी कुल क्षमता देखेंगे तो 1.2 मिलियन आपका बैरल प्रतिदिन आपका है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर के अंतर्गत। पूर्व मध्य रेलवे ECR की जो है पूर्व मध्य रेलवे को ECR भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय हाजीपुर के अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में भारत में कहा जा रहा है कि गुज्जर एवं कहा जा रहा है कि बकरवाल जनजातियां निवास करती है। देखिए प्रश्न को आप समझेंगे। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की गुज्जर एवं कहा जा रहा है कि बकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि गुज्जर एवं बकरवाल जम्मू कश्मीर की जनजाति है। कहा जा रहा है कि गुज्जर दूध के व्यवसाय एवं कहा जा रहा है कि बकरवाल मवेशियों के लिए जाने जाते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे किशनगंज जो कि नेपाल के जो है आपके करीब आपके आते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे तो बिहार उत्तर प्रदेश में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व जो है आपका पूर्व, और अगर बात करेंगे हम लोग पश्चिम, और जो है आपका बात करेंगे हम लोग पश्चिम उत्तर के प्रदेश से आपका घिरा हुआ है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे कि जो है बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व पश्चिम जो है बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से आपका घिरा हुआ है। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक होने के बाद आया है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखेंगे, अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड की स्थिति को अलग हुआ है,
तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक हुआ है, झारखंड जो है बिहार से पृथक हुआ है। कहा जा रहा है कि होने के बाद बिहार के उत्तर में चंपारण, दक्षिण में भागलपुर, पूर्व में किशनगंज एवं पश्चिम में रोहतास जिले आपके स्थित है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2020 में जारी किए गए इरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका पॉइंट आपका महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट आपका करेंट है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को नवंबर 2018 में भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भंग कर दिया था, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर को 2 भागों में बनाकर कहा जा रहा है कि बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो भारत के अंतर्गत टोटल आपका 28 आपका स्टेट है, और जबकि यूनियन टेरेटरी की अगर बात करेंगे तो टोटल आपका 8 है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो ये आपका जो है पूछा जा रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ज्ञान जेली सिंह बने हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत के जो है प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति के रूप में यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपका प्रतिभा पाटिल को किया गया था। जबकि अगर दोस्तों बात करेंगे तो भारत की पहली महिला जो है आदिवासी महिला किसे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्यरत है। भारत में अभी तक कितनी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 2 महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि प्रथम महिला की अगर बात करेंगे तो प्रतिभा पाटिल, अगर दूसरी महिला की बात करेंगे ये द्रौपदी मुर्मू है। जबकि भारत की प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भारत के जो है सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो है पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। कई सारे इससे आपका रिलेटेड आपका फैक्ट है, बाकी आप सभी लोग रिलेट करके अगर करेंगे तो शायद से कि बेहतर होगा। जितनी भी आप एनालिसिस करेंगे इतनी आपका स्कोर में जो है इंप्रूवमेंट आपका देगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न को जो है एनालिसिस करना है। अगर साथियों हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या रहा, तो ध्यान रखेंगे 1950 से लेकर के 1962 तक रहा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात करेंगे तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके शिक्षक दिवस के रूप में जो है जिनके जन्मदिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि दूसरा जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जबकि अगर हम बात करेंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कि कार्यकाल अगर दोस्तों देखेंगे तो 1962 से लेकर के 1900 आपका जो है 67 तक आपका रहा था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला कुछ आपका पॉइंट दिया गया है। कहा जा रहा है कि वीवी गिरी, ये सभी देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सभी आप स्किप करके चलेंगे। नीलम संजीव रेड्डी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1977 से लेकर के 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। जबकि ज्ञानी जेल सिंह की अगर बात करेंगे तो 1982 से लेकर के 1987 तक आपका रहा था। आर वेंकटर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो 1987 से लेकर के 1992 तक आपका रहा था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। जबकि अगर बात करेंगे भारत के कौन व्यक्ति हैं जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और इनका कार्यकाल अन्य सभी राष्ट्रपति की रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कम रहा था, क्योंकि इनका मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान आपके हो गए थे। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम दिया गया है 2008 से 27 अक्टूबर 2010 तक लागू किया गया है। तो 2009 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप याद रखेंगे यहाँ से आपके कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब से क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो जैसा कि आप साथियों देखेंगे तो आपका 2005 से बनाया गया, और यही कारण है कि रिसेंटली आपका प्रश्न पूछा भी गया था। और जैसे कि आप देखेंगे तभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो भी आपका घटोला हुआ था, स्कैम हुआ था, इसके अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो क्या है कि आपका जो है ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी क्या है कि इस पर आपका डिसीजन लिया गया था आपका जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। तो ये सभी क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे कि जो है आपका साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 में बनाया गया, जो 27 अक्टूबर 2009 को आपका लागू किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है साथियों। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद
20 डैश से संबंधित है। साथियों अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल ये आपका 20 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से आपका संबंधित है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 20 का प्रावधान है जिसमें अपराध संबंधी अर्थात दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान आपका किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 28A के तहत राज्यों को डैश से कहा जा रहा है कि 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका दिया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे आप सभी लोग तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्यों को कहा जा रहा है कि डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है जिसका वर्णन आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपको दिया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 28 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए जब भी कभी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सभी ऑप्शन को पहले आपको डिटेल में आपको जो है क्लियर करना है, तभी आप प्रॉपर तरीका से करेक्ट आंसर को आप हिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन आपका नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में क्या है कि आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद की स्थगित कर सकता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। राज्यपाल राज्य की विधानमंडल को भंग कर सकता है, तो ये सभी पॉइंट आपका करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका कंटिन्यू होता है। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न में हमारा देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए जो टोटल आप देखेंगे तो 395 आपका आर्टिकल्स आपका दिया गया है। ये टोटल आपको 395 आर्टिकल्स आपको पढ़ने नहीं है, इसमें से मुश्किल से आपको 100 आपको आर्टिकल क्लियर करना है। इसी के अंतर्गत से आपके प्रश्न आपके आ जाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर देखेंगे तो सभी आर्टिकल को टच नहीं किया गया है। प्रीवियस से जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जो भी आपका रिकॉर्ड रहा है CSBC का, आप देखेंगे तो क्या है कि आर्टिकल आपका लगभग आपका कवर नहीं किया जाता है। इसका कुछ आपका खास पैटर्न है जो कि गाइडेंस बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड भी किया हुआ है कि चाहो तो आप सभी लोग जो है इससे क्या होता है कि सारी चीज़ों को आप जो है क्लियर आप कर पाएंगे इस वे में। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों 22 की अगर बात करेंगे तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता में कहा जा रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद कहा जा रहा है कि 22 के अनुसार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कहा जा रहा है कि हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान आपका किया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहाँ से कई बार आपके प्रश्न रिपीट किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया में अभी तक 3 बार इमरजेंसी को लागू किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे आप सभी लोग तो 3 बार आपका लागू किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम क्या है कि 1962 में किया गया है जब भारत और चाइना से युद्ध हुआ था। अगर दूसरी बात करेंगे तो 1971 में हुआ था जब वर्ल्ड वार आपका जो है भारत और पाकिस्तान के बीच आपका युद्ध हुआ था। अगर तीसरी बार की अगर साथियों बात करेंगे तो ये आपका 1972 में हुआ था और ये आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था आंतरिक अशांति के कारण से। हालांकि क्या है कि न्यू आपका अमेंडमेंट के तहत यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या है कि आपका 1962 में जो आपके आपातकाल की घोषणा किया गया था 1975 में किया गया था, इसको साथियों आप खत्म कर दिया गया है। अगर आपका प्रश्न आता है कि क्या अब आंतरिक अशांति के कारण से जो है इमरजेंसी लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के तहत इसको क्या है कि आपका खत्म कर दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका दिया गया है फखरुद्दीन अली मोहम्मद दिया गया है। देखिए साथियों हमारा प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है फखरुद्दीन अहमद मोहम्मद दिया गया है, अली मोहम्मद ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 18
के अनुच्छेद 352 में कहा जा रहा है कि 3 आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, आर्टिकल 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लगा सकता है ऑल ओवर पूरे भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा का प्रावधान भी कर सकता है। और देखिए अब क्या है कि भारत में 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। जैसे कि आप देखेंगे तो वर्ष 1975 के आपातकाल के तहत देखेंगे तो राष्ट्रपति आपका जो है फखरुद्दीन अली अहमद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय थी जब आपका किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगर साथियों बात करेंगे कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत के संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक जो आपकी हुए थे ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो देखिए दोस्तों हर एक व्यक्ति को क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे ऑल ओवर आपको इंडिया में घूमने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार नहीं है। हालांकि देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपको कोई जो है जबरन आपको काम पर नहीं लगा सकता है। तो कई सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, ये सभी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो क्या है कि आपका देखिए अगर एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस होगा और काफ़ी ज़्यादा क्लास आपका लंबा हो जाएगा। तो देखिए शॉर्ट में खींचते हैं तो आपके पास देखिए टोटल अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, जबकि आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपका ऐड किया गया था। लेकिन आप देखेंगे तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है, जिसका कि वर्णन हमारा जो है आर्टिकल 300A के अंतर्गत मिलता है। और यही कारण है कि जैसे हाईवे वगैरह कुछ भी अगर बनता है तो किसी भी व्यक्ति के पर्सनली जो है जो भी आपके ज़मीन होते हैं ये लेकर के जो है आपको अलग जगह पर आपको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। अगर साथियों हम बात करेंगे कि 44वां जब आपका संविधान संशोधन हुआ जो कि 1978 में हुआ, 1978 में हुआ, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को आपका हटा दिया गया है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो टोटल आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं। तो इस प्रकार से अगर साथियों देखेंगे तो प्रश्न में हमारा देखिए मेनली कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो ये आपका 32 के अंतर्गत आप जा सकते हैं। अगर आपको जाना है हाई कोर्ट तो आप जो है 26 के अंतर्गत आप मौलिक फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो है आप अगेंस्ट में अगर आपका कुछ होता है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल आपका। तो कई बार यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है और बिहार दरोगा का जो रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ फैक्ट दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जिसे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल जो है हम बात करेंगे 226 के अंतर्गत साथियों तो याद रखेंगे रीट जारी कर सकता है। और देखिए जो आपके हाईकोर्ट होते हैं ये 5 प्रकार के रीट आपके जो है जारी कर सकते हैं। इसका कंप्लीटली आपको PDF प्रोवाइड किया जा चुका है, तो PDF जा करके रिविजन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट अगर साथियों बात करेंगे तो प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है। प्रश्न दिया गया है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आपको पूछा रहा है। हमें नहीं लगता है कि कोई भी कैंडिडेट इस प्रकार के प्रश्न को जो है मिस करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जब प्रश्न पूछा गया था तब राष्ट्रपति शपथ में जो है प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा का कहा जा रहा है कि सदस्य जो है आपका सदस्यावधि क्या होती है। देखिए साथियों अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा ये एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है और इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की अगर कार्यावधि की बात करेंगे तो ये आपका 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा का कार्यकाल आपका ये आपका 5 वर्ष का होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, याद रखना है कि राज्यसभा एक अस्थायी कहा जा रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि डैश निजी और संवेदनशील जानकारी, जैसे कि जो है आपको दिया गया है क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपभोक्ता नाम, पासपोर्ट प्राप्त करने की कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है। तो एक प्रकार का आपका जो है फिशिंग है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जीएसटी निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल किया गया था। देखिए जीएसटी में अगर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे तो ये आपके असम को शामिल किया गया था, लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को जो है शामिल किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंगी कर को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीएसटी जो हमारे भारत के अंतर्गत लिया गया है ये कनाडा के मॉडल से लिया गया है, जबकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे तो जीएसटी ये फ्रांस के अंतर्गत लागू किया गया था और भारत के अंतर्गत जीएसटी लागू करने वाला पहला आपका जो राज्य है ये आपका असम है। और असम के अंतर्गत देखेंगे या ऑल ओवर भारत के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो 2017 में आपका जो है जीएसटी को पूर्णतः आपका लागू किया गया था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। जीएसटी को जो लागू करने का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 में लागू किया गया था, लेकिन जो जीएसटी आपका भारत के अंतर्गत लागू किया गया है ये आपका 17 में हुआ है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व बैंक के उद्योग कहा जा रहा है कि शाहजहाँ सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100वां स्थान है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपको पॉइंट दिया गया है विश्व बैंक के उद्योग शाहजहाँनंद सूचक 2018 में भारत का 100वां स्थान है। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय जो है आपका प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों सेबी जो आपका है इसका मुख्यालय मुंबई के अंतर्गत है और यहाँ पर 2018 के अकॉर्डिंग, और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस प्रकार के प्रश्न को स्किप करके चलिए, क्योंकि देखिए जो खानजी रिसर्च के सेंटर की तरफ से जो कुछ आपका बुक प्रिपेयर होता है इसमें अंधाधुंध क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि प्रश्न आपके कहाँ से जो है सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर देखेंगे तो आपका करेंट आपका थोड़ा ओल्डेड कर दिया गया है, जबकि ये आपका आएगा नहीं। इसको आप स्किप करके चलिए, क्योंकि कुछ आपका मिस्टेक आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप स्किप करके चलेंगे, बाकी मैं करेंट का क्वेश्चन आपको अलग से कराऊंगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि जो है आपका प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 से आपका जो है 9। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान किया था। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 12 अप्रैल 2017 को किया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फैक्ट मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया हुआ है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय था। तो ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है ये सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक की बात करेंगे तो ये गोवा का है। 300 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि पूर्व रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी परिषद। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत का पहला कहा जा रहा है कि साइबर पुलिस स्टेशन डैश में स्थापित किया गया था। तो सब तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। देश में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2001 में पहला साइबर पुलिस के स्टेशन की स्थापना किया गया था। तो इतनी पॉइंट को याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान इसको स्किप करके चलिए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि सांख्यिकी, और इसको भी स्किप करके चलिए। ये सभी प्रश्न आप देखेंगे तो आपका क्या है कि ओल्ड वाला आपको जो है ऐड कर दिया गया है और करेंट में आपको अलग से आपको कवर कराऊंगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा माना जाता है। तो इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिप कहा जाता है। तो भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन कहलाता है। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कहलाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा कहलाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करेंगे तो 21 जून, विश्व छात्र दिवस की बात करेंगे तो आपका 15 अक्टूबर। इसके अलावा पुलिस स्मृति दिवस की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा आपका हो जाएगा बिर्ल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मानवाधिकार
कहा जा रहा है कि उच्चायुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में संगठित किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है, तो पोसो। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की संयोजकता क्या है। देखिए कार्बन की संयोजकता पूछा जा रहा है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ये आपका 6 और 2 और आपका 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 6 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए आपका 4 होगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता कितना है, तो 4। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोग जो है इतना ही सेशन को कवर करेंगे। बाकी आपका जितने भी आपका मटेरियल्स आपका बचा हुआ है ये काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि इसका देखेंगे तो लगभग हम लोगों ने जो है 50% प्रश्न को इसको कवर किया हुआ है, और जो इसका 50% बचा हुआ है इसको स्किप करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका 50% आपको बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर इसका कंप्लीटली आपका PDF ग्रुप के अंतर्गत आपका डाल दिया जाएगा। तो इसमें देखिए 57 तक हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। अब जो भी इसका बचा हुआ है चीज़ें आपका ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका क्या है कि कुछ आपका क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से आपका बचा हुआ है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी इसका कंप्लीटली आपका PDF आपका ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया जाएगा। तो आपसे लोग इसका जितनी भी आपका चीज़ें आपको दिया गया है इसको रिवीजन करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर लाइव शेड्यूल को अगर लेकर के देखा जाए तो जब भी आपका लाइव शेड्यूल को आपका अटैच किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।